परवाना वाटप कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। मी यादीप्रमाणे नाव घेतोय त्याप्रमाणे आपण स्टेजवरती यावं आणि सन्माननीय माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते आपण परवानपत्र स्वीकारावं अशी मी आपणास विनंती करतो। पहिलं नाव आहे श्री सुरेश नक्तुजी मांडकर। दुसरं नाव आहे मंगेश रंगराव थोटे। तिसरं नाव आहे धनराज मिरगुजी सोनेकर। चौथं नाव आहे मोनू रामप्रसाद बरिया। सोनेकर श्री मोनू रामप्रसाद बरिया, नंदलाल गोरीलाल चिपेकर, किशोर रामाजी सोनेकर, सनोज महादेवराव बिंजाडे, नीलकंठ कसुरजी इंगडे, माननीय महापौर महोदयांना विनंती करतो। धनराज शिवा जगणे, धनराज शिवा जगणे, जगदीश भाऊराव तांडेकर, रमेश उमराव सोनेकर, बिंजाडे, रमेश उमराव सोनेकर, सुरेंद्र यादवराव पिघाणे, भूषण महादेवराव बोडके, सुंदरलाल दर्शन तांडेकर, कोमल हरिप्रसाद खरोले, तिलकचंद बारकुदास कनोजे, भीमराव गोविंद जगणे, भीमराव गोविंद जगणे, श्री जयराम बाराती लुधियाने, श्री रामहरी लक्ष्मणराव चंबोले, श्री उत्तमराव गंगारावजी सावरकर, श्रीमती सुशीला जयराम जगणे, श्री सुरेश गुलाबराव वानखेडे, श्री महादेव जमलूजी खवसे, श्री महादेव जमलूजी खवसे, श्रीमती वेणू राजू गायकवाड, श्री देवानंद चुरकुट पहाड़े, श्री देवानंद चिरकुट पहाड़े, श्री दीपक शंकरराव घोले, श्री शंकरलाल पुनाना चौरे, श्री लालचंद हिरामन चौरे,
श्री धनराज शिवलाल तेलोते, श्री रमेश चौका सरोदे, श्री भगवान रामाजी कोलते, श्री भगवान रामाजी कोलते, श्री श्रीराम सुखचंद हटीले, श्री संतोष कुमार दामीलाल बरिया, श्री देवानंद गप्पू गोडे, श्री भागचंद पत्तू जगने, श्री भागचंद पत्तू जगने, श्री ओमकार तेजूलाल छातेकर, श्री ओमकार तेजूलाल छातेकर, माननीय मंत्री महोदय, 36 लोकांचे वाटप झालेले. मी आता कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय महापौर महोदयांना विनंती करतोय की ह्या कार्यक्रमास्तव एक भाषणाच्या माध्यमातून आम्हास मार्गदर्शन करावे. माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ. भारत माता का मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, उनकी प्रतिमा का भी मैं अभिवादन करता हूँ. आज के कार्यक्रम के हमारे प्रमुख अतिथि माननीय नितिन जी, जिनके हस्ते आज हमने इस 20 पट्टे को वाटप किया है और जिनकी प्रेरणा से इस प्रकल्प की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है, ऐसे आदरणीय नितिन जी, मंच पर उपस्थित उप महापौर थावड़ेताई, स्थायी समिति अध्यक्ष पिंटू झलके जी, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके जी, ज्येष्ठ नगर सेवक संजय मंगाले जी, मंच पर उपस्थित भैया जी विगाने, भाई योगेश पाचपोर, भारतीय जनता पार्टी हमारे अनुसूचित जाति जमाती के अध्यक्ष राजेश हाथीबेड़ जी, सभी उपस्थित सर्वकार समाज के बंधुओं एवं बहनों, भैया जी ने एक डेपुटेशन का समय मांगा और भैया जी को डेपुटेशन का समय हमने दिया. मुझे लगता है कि 21 या 22 तारीख को हम लोग मिले. भैया जी ने बड़ी आक्रामकता के साथ में उस विषय को उस मीटिंग में रखा. अब भैया जी जब वहां भाषण कर रहे थे तो मुझे लगा कि अब हमारी महानगर पालिका का ऐसा कोई विभाग नहीं बचेगा जिसकी परेड भैया जी नहीं ले. मैंने भैया जी से कहा कि भैया जी आप थोड़ा शांत होइए, वातावरण ऐसा नहीं है कि लोग हमारी नहीं सुनेंगे, सब हमारी बात सुनेंगे और आपकी समस्या का निराकरण हम बहुत जल्दी अच्छे तरीके से करेंगे. लेकिन भैया जी हमारे अधिकारियों पर चढ़ाई कर रहे थे. मैंने भैया जी से कहा कि भैया जी आज नाराज होने की बात नहीं है, आज हम निर्णय लेंगे. उस समय भैया जी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज के आज निर्णय हो जाएगा. मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आदरणीय मिलिंद मेश्राम जी का कि जिनसे मैंने पूछा कि भैया जी ने जो निवेदन दी है, इन लोगों को हम कितने जल्दी लीज पट्टे का वाटप कर सकते हैं. कारण भैया जी ने बताया कि 2011 से ये यादी प्रलंबित है, अब 9 साल हो गए हैं. अब 9 साल मेरे चमत्कार बंधु धूप और बारिश में सड़क पर बैठ करके रोजगार करें और उसमें भी अनेक बड़ी उम्र के लोग हैं, अनेक मेरी बहनें हैं. ये स्थिति जब उनके मुंह से मैंने सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने मेश्राम जी से पूछा कि अगर 9 साल रोके हैं तो क्या हम 9 दिन में इसको कर सकते हैं क्या? मेश्राम जी ने कहा कि अगर इन्होंने सारे पेपर्स ला करके दिया तो हम कर सकते हैं.
63 लोगों की यादें थी। मेश्राम जी को हमने टारगेट दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आने वाली 30 तारीख को है, तो गांधी जी के पुण्यतिथि निमित्त हम इस कार्य को अगर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और महानगर पालिका ने उस दिन कोई सार्थक पहल की, ऐसा एक संदेश भी हम दे सकेंगे। मेश्राम जी ने स्वीकृति प्रदान करी, भैया जी सभी को लेकर के गए। मैं आदरणीय साहब से कहते हुए एक अच्छा वह महसूस कर रहा हूं साहब, इसमें से 37 लोगों को आज हमने देने का निर्णय लिया, जो 20% का वाटर आपके हाथ से किया, और यथाशीघ्र जो 63 नाम हैं उनके भी जैसे पेपर्स कंप्लीट हो गए, हम तुरंत उनको भी लीज पट्टे देंगे। इसके अलावा भैया जी के भाषण में आपने सुना होगा कि पहले जोन में, फिर जोन से ट्रैफिक के ऑफिस में, फिर ट्रैफिक के ऑफिस से फिर से जोन में, फिर जोन से हेडक्वार्टर में, और फिर हेडक्वार्टर के बाद आपके पास। इस प्रकार से इतनी बड़ा इसका सफर था। तो इस सफर को समाप्त करने के लिए हमने महानगर पालिका में एक निर्णय लिया। अब हमारे किसी भी गठई कामगार को जोन में जाकर के एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं। गठई कामगारों के लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण हमने हमारे स्थावर विभाग में किया है। इसलिए आपको 4 लोगों के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं। एक जगह आप एप्लीकेशन देंगे जहां उसका रिकॉर्ड होगा और वहां से उसकी प्रतिपूर्ति होगी, और एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होगा। काम होगा तो श्रेय उसको, काम नहीं होगा तो जिम्मेदारी उसकी। इस प्रकार से आपके प्रकल्प के लिए अलग से कक्ष निर्माण करने का हमने निर्णय लिया है करके। और इसलिए लिया कि गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी देखेगा या ऑफिस के चक्कर लगाएगा। ये चक्कर को रोकने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। हमारे साहब हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि काम होना चाहिए, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, ये साहब का स्टेटमेंट है। तो उसी दृष्टि से महानगर पालिका की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो प्रति अधिकारी का निश्चित होना चाहिए। इस दृष्टि से आपके प्रकल्प के लिए विशेष व्यक्ति की नियुक्ति करके ये जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन आने के बाद 2-3 महीने में वो काम हो जाना चाहिए। इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। आज जिन बंधुओं को यह लीज का पट्टा मिला है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन्हें नहीं मिला है उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत जल्दी उन्हें भी पेपर्स पूरे होने के बाद हम लोग लीज पट्टे देंगे। और आपको अगर किसी भी प्रकार की इस विषय को लेकर के तकलीफ रहती है तो मैं 11:30 बजे के बाद 5 बजे तक प्रतिदिन पूरा समय महानगर पालिका में रहता हूं। आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद माननीय महापौर महोदय। मी आता माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतोय की त्यांनी मार्गदर्शन करावं। हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी जी, हमारी उप महापौर आदरणीय धावड़ेकरी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, हमारे महानगर पालिका में विपक्ष के नेता मेरे मित्र नानाजी वनवे, यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष और विधायक रवि झटके, संजय बंगाले, उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, और विशेष रूप से चर्मकार समाज के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, ऐसे बहुत ही जिसको कहे कि ईमानदारी से समाज की सेवा कैसे करनी चाहिए, जीवन में कोई स्वार्थ, सत्ता, संपत्ति इसकी कोई अभिलाषा न रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए जिन्होंने दिया, ऐसे एक प्रकार के भैया जी का व्यक्तित्व है। और मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत आनंद का क्षण है कि नागपुर शहर में धूप में, बरसात में रोड पर बैठकर अपनी रोजी रोटी करने वाले इन गरीब चर्मकार समाजों को, समाज के लोगों को आज एक कहीं ना कहीं एक शेल्टर, उनके लिए एक बैठने की जगह अधिकार की महानगर पालिका ने दी है। और मैं दिल से, हृदय से आदरणीय महापौर दयाशंकर तिवारी जी का, उप महापौर जी का, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का और हमारे विपक्ष के नेता महानगर पालिका में नानाजी वनवे जी का
और महानगर पालिका में आयुक्त और उसके साथ जो मेश्राम करके अधिकारी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि महानगर पालिका ने यही ऐसा ही काम जितने बड़े प्रमाण में वो करना चाहिए, इसी के लिए लोगों ने हमें चुन कर दिया है। और इसलिए आज दयाशंकर तिवारी जी ने जो बात बताई उसकी देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई है कि कितने अनेक सालों से जो केसेस पेंडिंग थी उसके बारे में उन्होंने मीटिंग बुलाई और तुरंत निर्णय किया। और मेश्राम जो अधिकारी है उन्होंने और दयाशंकर जी ने निर्णय करके आज इन लोगों को ये सर्टिफिकेट पत्र भी दिए। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय महापौर जी को आप सबकी ओर से, मेरी तरफ से विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं उनसे और एक अनुरोध करूंगा, मेरा नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन है कि नागपुर शहर में धूप में, पानी में, रोड पर बैठने वाले और रोजी रोटी करने वाले कितने लोग हैं इसका अध्ययन करिए। मैं बहुत कोशिश मैंने की पर मैं अभी तक ये जितने प्रमाण में चाहिए वो कर नहीं पाया। मैंने ये तय किया था कि अपने शहर में हर 1 लाख बस्ती के पीछे एक अच्छा मटन और मच्छी मार्केट, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट होना चाहिए। और ऐसे महानगर पालिका के पास जगह भी है और कम से कम अगर ऐसे 20 एक मार्केट जहां ओटे होंगे, जहां सब्जी वाले को 50 रुपए 100 रुपए रोज दिया तो उसको उतने फुट का ओटा मिलेगा। मटन मच्छी मार्केट वालों के एयर कंडीशन अच्छा क्लीन एनवायरमेंट होगा, वहां वो काम कर पाएंगे। ऊपर में हमारे लोग फुटपाथ पर खाते हैं, कोई बड़े बड़े चौक पर गरीब लोग वहां जाकर फुटपाथ पर कहीं पाव भाजी खाते हैं, मिसळ खाते हैं। हमारी सरकारी जगह पर अगर अच्छी डिजाइन बनाकर इन गरीब लोगों को एक फूड मॉल जैसा कि काउंटर्स है और बाकी चेयर और टेबल रखी हुई है, पीने के पानी की व्यवस्था है, तो गरीब लोग रात को जाएंगे तो वहां बैठकर खा सकते हैं। तो उनकी भी खाने की व्यवस्था कम पैसे में होगी और इन गरीब लोगों को अधिकार का रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। मैं आप सबको भी अनुरोध करूंगा कि आप फुटपाथ पर बैठे उसमें और अतिक्रमण मत करिए। हमने आपको जगह दी है, बड़े मुश्किल से दी है, तो उस जगह पर बैठकर बाहर पैदल चलने वाले लोग, उनको कोई गतिरोध पैदा हो ये मत करिए। इसके कारण अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो अच्छी बात नहीं होगी। तो धीरे धीरे रोड पर बैठने वाले सभी लोगों को हम लोग बड़े बड़े मॉल बनाकर, केवल पैसा कमाने के लिए मॉल महानगर पालिका में नहीं बनाते, तो छोटे छोटे लोगों को उनका व्यवसाय करने के लिए रोजगार देना चाहिए, उसके लिए बनाना चाहिए। अभी कल्पना अनेक होती है। मैंने तेलंगखेड़ी का जो अपना फुटाड़ा तालाब है, वो तालाब के इसमें आजू बाजू में रोड पर पहले काफी होटल रेस्टोरेंट थे, कुछ उसमें गलत धंधे भी चल रहे थे, कोर्ट के भी ऑर्डर हुए, उसको पूर्व निकाला गया। अब वहां 4000 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी गैलरी तैयार हुई है और 150 करोड़ खर्चा करके म्यूजिकल फाउंटेन तैयार होगा। पर मैंने उस समय देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तो वेटरनरी यूनिवर्सिटी की जगह मांगी, वो जगह मिली नागपुर मेट्रो को, और मैंने अपने सेंट्रल रोड फंड से 150 करोड़ रुपए दिए। ये पूरा रोड गैलरी सब बन रही है और वहां अभी एक 6 मंजिली की बिल्डिंग बन रही है और 4 मंजिले जो होंगी वो गाड़ियां जो अपनी कार आएंगे। आजकल सबके पास कार है, मेरे घर में रोटी बनाने वाला जो आता है वो भी कार लेके आता है। तो अब कार रखने के लिए किसी को जगह नहीं, पर कार हर आदमी ले रहा है। तो अब कार वहां आएगी तो रास्ते में पार्किंग हो, तो ऐसा ऑटोमेटिक पार्किंग बना है जो मैंने दिल्ली में बना था कि गाड़ी लिफ्ट में जाएगी और ऊपर जाके नंबर पे आएगी, नंबर लगा फिर नीचे आएगी। और ये 4 मंजिले का पार्किंग है और 2 मंजिले का फुल स्टॉप है। और तेलंगखेड़ी तालाब के सामने पूरी कांच लगकर उसका डिजाइन किया है। लोग कांच के तरफ देखते हुए पूरा तालाब देखेंगे, अच्छा वहां का सृष्टि सौंदर्य देखेंगे और गरीब लोग वहां बैठकर टेबल कुर्सी पर बैठकर पाव भाजी पानी पूरी जो भी खाना खा सकते। तो उसके 2 मंजिले के
करीब 15-15 हजार स्क्वायर फीट के ऐसे फूड मॉल 30,000 फीट पे बनाया है, ताकि हमारे सब गरीब लोग जिनके रोड पे थे उनको रोजगार भी मिलेगा और कई अड़चन भी नहीं होगी। तो पहली बात तो आपने ये काम अच्छा किया है, और इसलिए मैं आपसे बहुत अनुरोध करूंगा कि अब बाकी भी नागपुर में धीरे धीरे ऐसे सब लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ महल में प्रवीण जी को पता होगा कि बुधवार बाजार में पुरानी किताबें बेचने वाले हैं। अब बुधवार बाजार में हम बहुत बड़ा सब्जियों का मार्केट भी तैयार कर रहे हैं, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सब पुराने किताब बेचने वालों के लिए भी जगह, सब्जी वालों के लिए भी जगह, और कुछ कमर्शियल जगह बेचकर अच्छे रेट में उसके भी पैसे, जो बड़े लोग हैं उनसे पैसे लो और गरीब लोगों को रिजनेबल भाव में दो। हमारे घर से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये बन सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि हर जगह पर यह दृष्टिकोण रखा हो, 1 लाख लोगों को अगर ऐसा रोजगार मिल जाएगा तो गरीब लोग काहे के लिए रोड पर बैठेंगे। और हमें जो आज सब्जियां मिलती है, ड्रेनेज का पानी बह रहा है, वही मटन मच्छी काटा हुआ है, आज कोविड के कारण हम त्रस्त है, तो हमारे लोगों को हेल्थ और हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा मिलना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये छोटी छोटी बातों को अच्छे तरीके से करना। मैं और एक अनुरोध करूंगा दयाशंकर जी को कि एक बहुत अच्छी बात नागपुर में हो रही है कि आप परसों दिल्ली में थे, नाग नदी का काम अब शुरू हो रहा है, और नाग नदी के आजू बाजू में जो लोग बैठे, किसी को हमको उध्वस्त नहीं करना है और उसको सुंदर बनाना है। और मैं बहुत कठिन काम है, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर लोकायुक्त से एक बात है कि मैं कहता हूँ तो जनरली होते हुए आया है। तो ये नदी में आजू बाजू में भी हम लोग इस प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट बनाए कि जहां लोग नाव में बैठकर अंबाझरी से आए, एक स्टेशन होगा, जैसे अशोक चौक का स्टेशन होगा, नंदनवन का स्टेशन होगा, और वो बोट से उतरेंगे लोग और बोट से प्रवास कर सकते हैं। नागपुर में मोटर बोट होगी, उसमें 15-15, 20-20 लोग नाग नदी में निकल सकते हैं, और वही टूरिज्म डेवलप होगा। 1700 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए, 1700 करोड़। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये नाग नदी का भी प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए भी आपके नेतृत्व में आप ये प्रोजेक्ट को अच्छा करिए। मैं अपने जो वटे साहब है, नीरी के डायरेक्टर थे, वो रिटायर्ड हुए, नागपुर में ही है, ऑल इंडिया लेवल पर गंगा का काम उन्होंने किया है। तो उनके अध्यक्षता में नागपुर शहर में जो इन्वायरमेंट के लोग अच्छे हैं, जो एक्सपर्ट है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आप उनको जरूर साथ में लीजिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं और एक उनसे अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से नागपुर शहर को स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और दूसरा प्रदूषण मुक्त नागपुर। तो स्वच्छ नागपुर और सुंदर नागपुर तो कचरा, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आप काम कर रहे हैं। सुंदर नागपुर बनाने का हम सब लोग अच्छे रोड बना रहे हैं, अच्छे गार्डन बना रहे हैं, अच्छे खेलने के मैदान बना रहे हैं, गरीबों के लिए अच्छे मार्केट बना रहे हैं, सबकी व्यवस्था करके दे रहे हैं, कियोस्क बना के दे रहे छोटे छोटे। तो मुझे लगता है कि अब प्रदूषण मुक्त नागपुर का भी आप कार्यक्रम हाथ में लीजिए। मैंने हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल के बजाय हम सीएनजी यूज करें, और ये प्रयोग नागपुर में यशस्वी हुआ। परसों ही मैंने पूछा, आज नागपुर में कम से कम 600-700 ऑटो रिक्शा पेट्रोल के बजाय सीएनजी पर चल रही है, और सीएनजी पर चलने के कारण उस ऑटो रिक्शा का फायदा कम से कम 3 से 4 हजार रुपए महीने का ज्यादा का फायदा हुआ है। अभी महापौर जी की जो गाड़ी है, इसके ऊपर जितना पेट्रोल डीजल लगता है, उसके ऊपर अगर महीने के 25,000 रुपए खर्चा होते होंगे, तो आपने अगर सीएनजी पर कन्वर्ट किया तो ये खर्चा 10 से 12,000 रुपए आएगा, 13,000 रुपए आपकी गाड़ी पे बचत होगी, और नागपुर प्रदूषण मुक्त होने के लिए मदद होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं भी अब नागपुर में, मेरी बुलेट प्रूफ कार है सरकार, और मुझे अभी इलेक्ट्रिक कार में ही घूमने का तय किया है कि मैं नागपुर प्रदूषण मुक्त हूँ। तो नागपुर में मैं जहां भी जाऊंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक एसयूवी है, और
उसमें ही घूमूंगा। और उसमें भी ऐसा हुआ कि जो 25 से 30 हजार रुपए का पेट्रोल लगता था, अभी ऊपर में है वो दूसरे मंजिल पे, आप देख के आना, तो 2000 रुपए खर्चा आता है। तो नागपुर अभी मैंने इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ऑटो रिक्शा, बाइक, कार, बस सब लाई है, वही ट्रांसपोर्ट मंत्री है। और नागपुर में अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के पंप ही बंद होने चाहिए। तो महानगर पालिका में आपके पीछे में एक आप महानगर पालिका में नियम करो, सब एमएलए पीछे, फायदे की बात है पर किसी पर एहसान की नहीं। अगर जो भी आपकी गाड़ी पर 30,000 का खर्चा है तो वो 15,000 पे आएगा, तो 15,000 की पुपट में बचत और ऊपर में प्रदूषण कम होगा। तो ये कार्यक्रम आपकी 100 बसेस कन्वर्ट हुई, कोई अड़चन है, सब अच्छी चल रही है और उल्टा बचत हो रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी खुद सब महानगर पालिका के पीछे में जो कम महत्व की जगह हो वहां एक आप सीएनजी स्टेशन आपका तैयार करिए और लोगों को भी दीजिए। और सब नगर सेवक और जितने अधिकारी हैं उनको बोलिए आपकी गाड़ियां सीएनजी पे चलेगी। अब सीएनजी अवेलेबल है और नागपुर में हजारों गाड़ियां कन्वर्ट हुई है, रोज हो रही है, 15-20 गाड़ियां ऑटो रिक्शा रोज कन्वर्ट हो रही है। तो अभी अगर स्टेशन बन जाएंगे तो ये 200-400 बनेगी, तो नागपुर शहर का पूरा डीजल और पेट्रोल का जो प्रदूषण है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे शहर में प्रदूषण करने वाला क्या क्या है, तो एक तो प्रदूषण मुक्त नागपुर, स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर। दूसरी एक बात है जो मेरा प्रिय विषय है कि अपने घर में ये सब्जियां निकलती है और वेस्ट सब्जियां, रात का खराब अनाज होता है वो होता है फूड, तो हम लोग उसको कभी कभी फेंक देते हैं। तो उसमें छोटी सी एक सिस्टम है कि जिसमें उसमें खाद बनता है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मुझे बता रहे थे, उसमें आप सिलेक्ट करिए और उसको सब्सिडाइज करके 15-20 रुपए में एक डब्बा आएगा, समझो 200 का। तो महानगर पालिका में योजना बनाई है कि 200 रुपए का डब्बा हाउस होल्ड जो गरीब लोग हैं उनको हम 25 रुपए में देंगे और हर घर में जो ऑर्गेनिक है उसका खाद तैयार होगा और घर में गार्डन तैयार करेंगे। मेरे घर में ऊपर में अभी यहाँ में रहता हूँ, यहाँ गार्डन है, टमाटर हुए, शिमला मिर्ची हुई है और मैं जो पान ठेले पे जो पान खाते आप, मैं 2 बजे खाना खाने के बाद जाता हूँ, पान तोड़ता हूँ और कत्ता चूना लगाकर फिर अपना पान बना के खाता, उसका आनंद अलग है। तो मैं आपको ये कहूँगा, आपको ये कितना पहुंचा हुआ बाहर, पिछले इंडी टीवी के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और मैं दोनों साथ में थे, तो मैं ये वेस्ट टू वेल्थ वाली बात को बोलते रहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि नितिन जी, पिछले साल आपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि घर में जो जो ऐसी वेस्ट निकलेगी उसका एक छोटा सा खाद बनाने का यूनिट डालो और सब्जियां लगाओ। और मैंने जू में अपने घर पर किचन गार्डन बनाया और ये खाद बनता है, वो खाद देता हूँ, मैं खुद गार्डन में जाता हूँ, काम करता हूँ और बताता हूँ कि रोज मेरे घर में उगाई हुई सब्जियां ऑर्गेनिक मैं खाता हूँ और रोज आपको याद करता हूँ। ये इंडी टीवी पर उसने खुद बताया। अब दयाशंकर जी, आप नागपुर में कम से कम 6 लाख घर है, हर घर में जो कचरा है वो कारपोरेशन के आने के बजाय कचरे का खाद होगा। और दूसरा एक काम करिए कि प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, इसकी वेस्ट भी घर घर में अलग रखिए। और जो महिला बचत गट है उनको कहिए कि प्लास्टिक आप इकट्ठा करिए 10 रुपए 12 रुपए किलो से, और वो प्लास्टिक पूरे महानगर पालिका के जो डांबर रोड है उसमें 10% प्लास्टिक और रबर वेस्ट यूज करने के लिए मैंने मैंडेटरी किया। तो ये महिलाओं को भी काम मिलेगा, इसे 15 रुपए किलो में लो, 45 रुपए किलो का ये है। तो कम से कम 10-20 हजार महिलाएं जो है यहाँ प्लास्टिक के लिए झगड़े होने चाहिए, ताकि मुझे मेरा है, ताकि वो वेस्ट इकट्ठा करके ये जो आपका कचरा होता है ना भांडे वाड़े में, जैसे ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं, जो लोग आके वो प्लास्टिक वगैरह उठाते हैं उसमें चीज निकालते हैं, हाँ, उन्हीं को आप ये वेस्ट इकट्ठा करिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये एल्यूमिनियम मेटल भी, उसका भी रिसाइकलिंग होगा, तो कचरा नागपुर प्रदूषण मुक्त हो जाएगा।
ये आपने नागपुर ने देश में आदर्श प्रस्तावित किया है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग पूरा पानी बेच रहे हैं, 300-325 करोड़ मिल रहे हैं। तो ये पहली बार नागपुर ने करके दिया। तो मेरा ये वेस्ट टू वेल्थ में जो ऐसे नए उपक्रम करेंगे तो आपको नेशनल लेवल पर बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। और दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा स्पष्ट बोलने में प्रसिद्ध हूँ तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, कोई केवल इसको मिस इंटरप्रेट मत करिए। अब आपके पास पैसे नहीं है तो पैसा खर्च करने वाले कार्यक्रम जो है उसमें पब्लिसिटी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, पर पैसा खर्चा करना अपने पास नहीं है तो ये फुकट के कार्यक्रम है, इसमें पैसा ही खर्चा नहीं करना है, ये बहुत कम पैसे में होंगे और नाम भी हो जाएगा देश भर में। तो ये ज्यादा कार्यक्रम करना आज कारपोरेशन के लिए अच्छा है, जिससे फायदा होगा। और पॉलिटिक्स में दो प्रकार होते हैं, नेशनल बेनिफिट पॉलिटिक्स, सोसाइटी बेनिफिट पॉलिटिक्स, फिर रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग क्लास के होते हैं कोई जिसके पॉलिटिक्स होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स, हर व्यक्ति को फायदा मिले। अभी नागपुर में ई रिक्शा है, अभी जो साइकिल रिक्शा वाले थे 4000, ये कानून लाकर मेरा सपना था कि ई रिक्शा देश में आएगी, अब लड़कियां चलाने लगी तो आज ई रिक्शा आ गई। बीच में हमने योजना बनाई थी, संदिग्ध था तब, पर नागपुर शहर में साइकिल रिक्शा मुक्त था। और ये जो ट्रॉली है, ये जो ठाक ठेला है, ये आइसक्रीम बेचने वाले, इनको भी ई रिक्शा मिल सकता है। ऑलरेडी कल मैंने बंगलोर में एक कंपनी का उद्घाटन किया है बड़ा, तो सस्ते में है वो, तो आज वो भी आप कर सकते हैं। तो सब 5 ठेले जो है, कोई अपने पीठ पर अब बोरा नहीं उठाएगा। ये देखो ये कितना शोषण है कि गरीब आदमी अपने पीठ पर बोरा उठाता है। आप छोटा कार्यक्रम करिए, बैंकों से, मैं मंत्री हूं एमएसएमई का, मैं उसमें विदाउट गारंटी लोन दिलाता हूं आपको। हर हमाल को आप इलेक्ट्रिक एक कार्ड दे दो, ताकि इलेक्ट्रिक पर उस पर बोरा उठेगा और उस पर चलेगा। तो मेरे हिसाब से गरीब लोगों को कोई शोषण नहीं हो। तो ऐसी छोटी छोटी जो योजना है, बड़े बड़े पुल और रास्ते तो बहुत होते हैं। पीने का पानी आपने 24/7 से आज नागपुर शहर में पानी की समस्या नहीं गई। गार्डन अच्छे बने, अभी कभी कभी मुझे होता, मैंने अपने इसमें अभी 150 गार्डन में वो इक्विपमेंट लगा के दी, और वो व्यायाम करने के सुबह जैसे जिम लगा दिए, ग्रीन जिम। अब मैं एक आधी जगह देखता हूँ, मुझे उसकी अव्यवस्था जब दिखती है तो फिर मेरा गुस्सा। अभी मैं इस शहर के एक एक कण पर मेरा अपना घर जैसा प्रेम है। कारपोरेशन के एक इंजीनियर ने मेरी बहुत गालियां खाई, अच्छा हुआ कि मैंने और आगे कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने रोड का मजमा उखाड़कर जहां पेड़ लगाने उसके बीच में डाला। फिर मैंने मेरे एक मित्र को काम दिया, वो भी लोगों को तकलीफ देने में बहुत माहिर है, तो उसको बोला कि तू घूमते जा, कहाँ दिखता दिख और बता मेरे को क्या हुआ। तो सब उखाड़ कर मेट्रो और उसका सब निकाला, और सोनेगांव तलाव की ब्लैक सॉइल जो थी वो सब जगह भरी। और अभी आप छत्रपति चौक से रिंग रोड से जाइए, वो सब पेड़ मैंने सिलेक्ट करके एक एक लगाया, वहां गूगल में लगाइए। उधर से यहाँ आप छत्रपति चौक से इस साइड जाइए, वहां भी पूरा रिंग रोड ग्रीन करना है। और कल मैंने मेरे भाषण में सुझाव दिया था कि ये रिंग रोड के बाजू में जितने नगर सेवक है उनके हाथ मीटिंग बुलाइए और उनको बोलिए कि ये रिंग रोड के बाजू में पेड़ लगेंगे, पेड़ हम देंगे, और 10-10 पेड़ एक परिवार को दस्तक दे दीजिए, ये तुम्हारे बेटे हैं, ये जगाने का काम आप करो। तो पूरे नगर से वो पेड़ लगा, कोई पैसे नहीं, उनको पानी भी आ गया, वो पाइप पे लगे हुए, और पूरा रिंग रोड अगर ग्रीन बन जाएगा तो नागपुर कितना सुंदर होगा। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें, इसको कोई पैसे नहीं लगते। आज मैं ऊपर में मेरे एक इंटरनेशनल व्यक्ति आए हैं जो बाम्बू में काम करते हैं, और उन्होंने अभी ये जो अपना ये है ना मालदीव, वो होटल बनाया बाम्बू का। अभी बंगलोर का एयरपोर्ट बाम्बू का बन रहा है। तो जो अजनी का स्टेशन बना रहे उसमें बाम्बू का कैसा उपयोग करना, इतना सुंदर बना है। तो हम अभी हमारे यहाँ इतनी अच्छी कल्पना है। अभी मैं गोबर का प्लेट तैयार किया, अब मैं इस बिल्डिंग को बाहर से वो पूरा डिस्टेंपर लगाने वाला हूँ। और एशियन नेरोलैक किसी भी पेड़ से अच्छा है, मेरे घर में लगाया मैंने,
और उससे 5 रुपए किलो गोबर का भाव हो जाएगा, 15 लाख रुपए का यूनिट है। और मैंने तय किया हर गांव में 1 यूनिट लगेगा। अभी हजारों लोगों के एप्लीकेशन आए और ट्रेनिंग चालू हो गया जयपुर में। तो गोबर से गंदगी नहीं आएगी, गोबर का पूरा पेंट बनेगा और पेंट 250 रुपए लीटर, और ये इनका 550 रुपए लीटर, आधे प्राइस में। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? हर गांव में एक उद्योग शुरू होना चाहिए। और एक आखिरी में आपको बात बताता हूं, जो भैया जी तुम सुधर नहीं पाए, ये लोगों को तुम कला सिखाओ, घटिया काम करते हैं। केवल चप्पले जूते छूने से, सिलाने से काम नहीं होगा। मैं इस इंडस्ट्री का मैं मंत्री हूं। कल मेरे घर पे 6 जूते एक ने लाके दिए एसोसिएशन ने इनके। 1,45,000 करोड़ का टर्नओवर है ये जूते चप्पल का। इसमें से 85,000 करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट है और 55,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और मैं तुम्हारे सबके जूते देख रहा था। अब तुम्हारे बनाए हुए जूते तुम नहीं पहनते हो तो दुनिया क्यों पहनेगी? क्योंकि तुम सही बनाते नहीं हो। जो आके ठोकपीट करके लगा दिया, खेला लगाया, सिला, ऐसा नहीं जमता काम। मेरे यहाँ जूते देखने के लिए आओ। अभी हमने जूते बनाए हैं, बनारसी सिल्क साड़ी होती ना, वो जूते पे है। मधुबनी पेंटिंग जूते पे है। और हमने डेनिम खादी बनाई है। डेनिम में ये जीन की पैंट, ये डेनिम खादी डेनिम है। अभी हम लोग लेवाइस करके अमेरिकन कंपनी को सप्लाई करके पूरा वो ये जूते में जो बनाया है उसको ये कपड़ा लगाया हुआ है। मेरे घर पे सैंपल है ऊपर, जूते दिखाओ इनको। और वो भी हेमा मालिनी को मैंने उसका एम्बेसडर बनाया। अब मेरे घर में कार्यक्रम करना है, वो पूरा कि वो जूते पहन, चप्पल पहनकर उसके फोटो निकाल कर वो फ्री ऑफ चार्ज काम करने वाली है, ताकि गरीब लोगों को काम मिले। चर्मकारों लाखों लोग हैं यूपी में, चेन्नई में, आगरा में, तो आगरा शहर इसी का है। और उनके सबके ये करके अभी मार्केट उसका अच्छा होगा तो आपको रोजगार मिलेगा। मुझे बताइए नागपुर में कौन से अपने चर्मकार बंधु है कि जिनका जूता अच्छा बन रहा है? कितना एक्सपोर्ट हो रहा है अपने यहाँ? कितना मार्केट में जाता है? ब्रांडिंग हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम ये जब तक ब्रांडिंग नहीं करोगे और क्वालिटी नहीं तैयार करोगे तो आपकी जिम्मेदारी जो है ये भी, जैसे आप अच्छे बच्चों को हर साल पुरस्कार देते हैं तो इनका ट्रेनिंग, अब मेरे पास डिपार्टमेंट है ना, आप 25 चुनाव में इनको दुनिया देश का बेस्ट, अभी वो चेन्नई में हमारे मेरे डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहां लाइन लगी हुई है ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के लिए एडमिशन नहीं मिलती वहां, और वहां सीखते हैं लोग और चेन्नई से एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड में जाता है माल। ये हम नागपुर में, मैं मंत्री हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट है सब, मेरे अंदर है सब, नागपुर में एक दिया नहीं जा रहा इसमें, तो क्या उपयोग है मेरा और आपका? और ये इनको उसमें से अच्छे लोग चुनिए, पूरा ट्रेनिंग करिए, और नागपुर ये जूते चप्पल एक्सपोर्ट करने वाला शहर होना चाहिए। ये काम करिए, तब इनको पैसा मिलेगा, तब यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, मार्केट जाएगा, तब अपने को पैसा मिलेगा। और ये बेल्ट अच्छे है, पॉकेट बनता है चमड़े का, कितनी चीजें अच्छी अच्छी बनती है, क्यों नहीं हम बना सकते? कितने दिनों तक फुटपाथ पर बैठेंगे धूप में? ये टेम्पररी है। ये फुटपाथ से निकलकर आप बड़े दुकान में, एयर कंडीशन दुकान में, कटिंग सैलून देखो बोला कैसे हुए। पहले पंचेश्वर चौक में एक एयर कंडीशन कटिंग सैलून था, तो हम लोग वही कटिंग करने के लिए गए तो मुझे कहा गया है पंचेश्वर में वो एयर कंडीशन कटिंग सैलून नहीं होता। ओके, वहां हमने कटिंग कर दिया। अब साला जिधर उधर देखो लड़के लड़कियां कटिंग सैलून कैसे चकाचक बने, वो कैसे सुधर गए। अब तुम जिंदगी भर खीला ठोकते ही बैठोगे क्या? उससे थोड़ी होता है। और इसको सुधारना चाहिए। और मैं मंत्री होने के बाद, जैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बना हुए हो, वैसे आज इसको अच्छे अपने यहाँ इसकी भी शुरुआत करिए, और ये आगे चलकर अपने यहाँ इसमें अच्छा काम होना चाहिए। और मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और नागपुर के हमारे चर्मकारों का नाम दुनिया में पहुँचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जरूर ये करिए। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और महापौर जी को विशेष रूप से देता हूँ कि एक एक सेक्शन के लिए इसी प्रकार से, चाहे मटन काटने वाला हो, मच्छी बेचने वाला हो, छोटे छोटे लोगों के लिए आपके एरिया में वो यहाँ अपने सेंट्रल रोड पर उसका मार्केट बनाना था पार्टी में,
वो ईटा के भट्टे वालों का प्रश्न समस्या थी, उनके लिए जगह अलग देनी थी, कुमार समाज की, लोहार समाज की समस्या है। अभी वुडन का क्लस्टर बन रहा फर्नीचर, और मैं मंत्री हूँ, देश में हजारों क्लस्टर बन रहे हैं और हमारे यहाँ से उतने लोग आते नहीं। तो फर्नीचर अब अच्छे क्वालिटी का हमारे यहाँ बने, तो इन सब इसके में कम से कम आज अपनी सरकार में मैं हूँ, नागपुर का प्रतिनिधि हूँ, और उसका फायदा लेकर महानगर पालिका आगे आकर इसमें करे और निश्चित रूप से सुंदर नागपुर, स्वच्छ नागपुर, प्रदूषण मुक्त नागपुर और उसके साथ आर्थिक दृष्टि से संपन्न नागपुर। मुझे खुशी है कि आज बिहान में 56,840 लोगों को रोजगार मिला। मैं रोज मॉनिटर करता हूँ, एक एक कंपनी लाने की कोशिश करता हूँ, चिट्ठियां भेजता हूँ। मेरे यहाँ से मंडलेकर बेचारे आज यहाँ नहीं है, उसकी तबीयत सीरियस हुई, वो चेन्नई में उनको एडमिट किया, एयर एम्बुलेंस से लेके गए। भगवान उनको जल्दी निश्चित रूप से संकट से बाहर लाए, और वो यही काम देखता है। और हर रोज मैं बायोडाटा इकट्ठा करके भेजता हूँ, और मेरा अभी संकल्प है कि 2 साल में 1 लाख लोगों को बिहार में नौकरी मिलेगी। 1 लाख। अगर वो 1 लाख लोग जब 30,000 रुपए 40,000 रुपए महीना कमाएंगे तो नागपुर की इकोनॉमी बदलेगी, तब किराने का दुकान चलेगा। और इसलिए हमको नागपुर को सर्वांगीण विकसित करने के लिए आज दयाशंकर तिवारी जी जैसे बहुत ही डायनेमिक, क्रिएटिव और बहुत कर्तृत्ववान, बहुत अच्छे वक्ता है, ऐसे अच्छे व्यक्ति को मेयर के रूप में आज काम कर रहे हो। उनके नेतृत्व में ये जो गरीब लोग हैं इनके कल्याण की अनेक योजनाएं पूरी होगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए और फिर से एक बार आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।